इसका हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ हेलोबेंजीन। इसके पहले हम लोग प्रिपरेशन पढ़ लिए थे, अब देखते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोबेंजीन। यहाँ पर ध्यान दें, इट रिप्रेजेंट टू टाइप ऑफ रिएक्शन। ये दो तरह का रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है। कौन से दो टाइप के रिएक्शन? पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या हम लोग कह सकते हैं रिएक्शन, ऐसा कहा जाए रिएक्शन ड्यू टू हेलोजन। और दूसरा हो जाएगा रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। ड्यू टू बेंजीन रिंग। यहाँ पर पहला हम लोग देखेंगे रिएक्शन ड्यू टू हेलोजन। It is nucleophilic substitution reaction, but not possible at normal condition. As Cl is stable due to resonance. It is nucleophilic substitution reaction, SN2 reaction, but not possible at normal condition as Cl is stable due to resonance। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, ये क्लोरोबेंजीन या Cl जरूरी नहीं है, कोई भी हेलोजन ले लिया जाए, हेलोबेंजीन कर लिया जाए। यहाँ पर ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पर Cl है। अगर इसको हम लोग पोजीशन 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें, इसको 3 बोल दें, तो यहाँ पर ध्यान दें पोजीशन 1 पर डबल बॉन्ड है और 3 पर लोन पेयर है। ऐसी कोई भी कंडीशन होती है तो वहाँ पर रिजोनेंस पाया जाता है। अब रिजोनेंस करता क्या है? रिजोनेंस के कारण यहाँ पर कार्बन और Cl के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन रिजोनेंस के कारण यहाँ पर सिंगल बॉन्ड नहीं रह जाता है। ये ध्यान दें, ये डायग्राम है, तो ये जो लोन पेयर है यहाँ पर आकर बॉन्ड में बदल जाता है, और ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर बदल जाता है माइनस चार्ज में। तो ये चीज देखें। अब ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर ये Cl हो गया, यहाँ पर आ जाएगा माइनस चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। अब अगर आपसे कोई कहता है कि Cl और के बीच में कैसा बॉन्ड है, तो यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो वास्तव में ना तो हम सिंगल बॉन्ड बोलेंगे ना तो डबल बॉन्ड बोलेंगे, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो रिजोनेंस के कारण यहाँ पर क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। रिजोनेंस डेवलप partial double bond in between carbon and Cl, so it becomes stable।
तो ये स्टेबल हो जाएगा। चलो भैया, तो अगर आपसे कहा जाए कि ये नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल क्यों नहीं है, तो आप कहेंगे Cl रिजोनेंस के कारण या हाइड्रोजन रिजोनेंस के कारण स्टेबल है। और रिजोनेंस करता क्या है, कार्बन और Cl के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड डेवलप कर देता है, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, बट दिस रिएक्शन occur at high temperature or pressure or in presence of both. High temperature or pressure or in presence of both, यहाँ पर ध्यान दें। फर्दर presence of minus M group at ortho or para position increases, ये एरो ऊपर है मतलब increases rate for SN2 of halobenzene, increases rate for SN2 of halobenzene। यहाँ पर ध्यान दें, लाइक एज फॉलो, लाइक एज फॉलो। अब आपको बताया गया कि अगर माइनस एम ग्रुप है तो रेट बढ़ जाएगा, इसका मतलब अगर प्लस एम ग्रुप है तो रेट घट जाएगा। अभी बताना जरूरी तो है नहीं, यहाँ पर ध्यान दो। अगर आपसे यहाँ पर एसएन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर का क्रम पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे? यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर अब आपसे ये थर्ड एग्जांपल है, ये फोर्थ है। इसमें अगर कहा जाए कि थर्ड में भी एक NO2 है जो माइनस एम ग्रुप है, यहाँ पर फोर्थ में भी एक NO2 है जो माइनस एम ग्रुप है, दोनों में एक एक NO2 है, तो यहाँ पर थर्ड का रेट ज़्यादा क्यों है फोर्थ से? तो आपका आंसर हो जाएगा कि NO2 पैरा पोजिशन पे है, यहाँ पर आर्थो या पैरा पे होना चाहिए, मेटा पर उतना ज़्यादा रोल उसका होता नहीं है, तो ये चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन की बात करें, केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर विद NaOH, आपको मालूम है कि NaOH एक्वस पीछे लिया गया था या KOH एक्वस लिया गया था, तो ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को हटा दिया था। अब यहाँ पर ध्यान दें, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे है, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन पे है, तो यहाँ पर रिजोनेंस के कारण स्टेबिलिटी आ गई है, इसलिए नहीं हटेगा। यहाँ पर ध्यान दें, ये NaOH है, यहाँ पर आप लिखेंगे नो रिएक्शन। आपने लिखा था कि ये नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगा, तो जब कोई कंडीशन नहीं बताई गई तो उसको आप नॉर्मल कंडीशन ही मान के चलोगे। लेकिन भैया यहाँ पर ध्यान दें, ये आप डबल बॉन्ड ही मानेंगे, ACl है। अब यहाँ पर आपने NaOH लिया है, ये लगभग 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, ये Cl हट जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा। ये फिनाल बनाने की डाउज प्रोसेस भी कहते हैं, डाउज प्रोसेस ऑफ फिनाल प्रिपरेशन। यहाँ पर ध्यान दो, अगर आपसे कहा जाए यहाँ पर Cl है
यहाँ पर CH2Cl है, यहाँ पर NaOH है, यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया। तो जो Cl बेंजीन रिंग से जुड़ा है मतलब वो डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा, वो नहीं हटेगा। यहाँ पर जो Cl सिंगल बॉन्डेड कार्बन से है ये हट जाएगा। यहाँ पर फिर से हम लोग Cl ले रहे हैं, ये Cl है, यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर भी NO2 है, यहाँ पर भी NO2 है। अब इसको हम लोग NaOH ले रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर केवल 60 डिग्री सेल्सियस है, ये Cl हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा OH, यहाँ पर NO2, यहाँ पर NO2, ये पिक्रिक एसिड हो जाएगा। एक्सप्लोसिव होता है, ऑल द नाइट्रो कंटेनिंग कंपाउंड आर एक्सप्लोसिव। पूछा जाए क्यों, तो आप कहेंगे एज दे डेवलप स्ट्रेन इन द कंपाउंड। ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनाल है, नोट करके, ऑल नाइट्रो कंटेनिंग कंपाउंड आर explosive in nature as they develop strain in compound, as they develop strain in compound, ये चीज़ जानते रहेंगे। अच्छा यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर आप फिर से Cl ले रहे हो, नहीं सॉरी, यहाँ पर हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर रिएक्शन हो गया, और यहाँ पर अगर मान लो टेम्परेचर तो नहीं लिखा गया था, मान लो यहाँ पर भी 60 डिग्री सेल्सियस लिख दिया जाए तो यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पर रिएक्शन नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे NO2 ग्रुप आ गए जिसके कारण ये Cl को एक्टिवेट कर दिए, जिसके कारण यहाँ नीचे वाला रिएक्शन हो गया। इस चीज़ को आप जानते रहोगे। चलो हम लोग आगे की चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम लोग Cl ले रहे हैं, यहाँ पर विद अमोनिया, ये हो जाएगा। यहाँ पर आपने Cl ले लिया, यहाँ पर 2 अमोनिया ले रहे हैं, Cu2O कैटलिस्ट के रूप में 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो Cl हट जाएगा, वहाँ पर अमोनिया आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, ये हो जाएगा। इसको जानते रहिएगा, विद CuCN, यहाँ पर CuCN, वही टेम्परेचर 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर। किसी रिएक्शन में थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, अब ये एग्जैक्ट आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस ये लगना चाहिए कि हाँ टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा है या हाई है, तो रिएक्शन लिख देंगे। अगर कम दिखेगा तो रिएक्शन नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे उर्च फिटिग रिएक्शन, उर्च फिटिग। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, उर्च फिटिग में हम लोग हेलोबेंजीन लेंगे, यहाँ पर सोडियम की प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, यहाँ पर ड्राई ईथर, यहाँ पर ये Cl इसके साथ चला जाएगा, ये हो जाएगा एल्किल बेंजीन। ध्यान दो ये दोनों डिफरेंट हैं, तो यहाँ पर वैसे तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे। अगर दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ गई, जैसा आपको
उर्ट्स रिएक्शन के केस में बताया गया था, तो ये भी बन सकता है। और दो CH3 आपस में जुड़ गए तो ये भी बन सकता है। तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर पूछा जाए तो आप इसी को बताएंगे, जब तक इनके बारे में ना पूछा जाए तब तक आप नहीं बताएंगे। बनने के लिए ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, तीनों बनेंगे, लेकिन जब तक नहीं पूछा जाएगा तब तक हम लोग इसी को बताएंगे, इन दोनों को नहीं बताएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दें, फिटिग रिएक्शन, ये फिटिग रिएक्शन, फिटिग में क्या होता है कि दोनों एरोमेटिक होते हैं, मतलब दो मोल ले जाएंगे और दोनों एरोमेटिक होंगे। आपने उर्ट्स में देखा था दोनों एलिफैटिक थे, फिटिग में देखा, उर्ट्स में देखा कि दोनों एलिफैटिक, फिटिग में दोनों एरोमेटिक होंगे। और उर्ट्स फिटिग में एक एलिफैटिक दूसरा एरोमेटिक होगा, ये ध्यान दो। इसको बाईफेनिल कहते हैं, ये बन गया बाईफेनिल। आपने ऊर्ट्स फिटिक लिख लिया, फिटिक लिख लिया, तो ऊर्ट्स भी लिखे ही थे, लेकिन मान लो फिर से लिख लो, यहाँ पर दोनों एलिफैटिक होगा, ये RX, ये 2Na, यहाँ पर XR, तो ये एरोमेटिक, मतलब ये निकल गया, यहाँ पर ड्राई ईथर रहेगा, ये R हो गया। तो दोनों एरोमेटिक तो फिटिक, दोनों एलिफैटिक तो ऊर्ट्स, एक एलिफैटिक दूसरा एरोमेटिक तो ऊर्ट्स फिटिक हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, गिवन क्वेश्चन है, AIEEE का है, गिवन रिएक्शन इज एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पर ध्यान दो भैया, गिवन रिएक्शन एग्जाम्पल ऑफ, ऑप्शन में ऊर्ट्स, ऊर्ट्स फिटिक, फिटिक, डी में नन, तो आंसर हो जाएगा उच्च। कारण ये ClCH2 से जुड़ा है, बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा है, तो इसका मतलब ये भी एलिफैटिक है और ये भी एलिफैटिक है, तो एलिफैटिक एलिफैटिक दोनों एलिफैटिक उच्च। आप इस बेंजीन रिंग को देख के कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलो भैया, अब हम लोग एक रिएक्शन लिखेंगे, अल्माइन रिएक्शन, अल्माइन रिएक्शन। यहाँ पर हम लोग आयोडो बेंजीन लेते हैं, कॉपर लेंगे, आयोडो बेंजीन, बाईफेनिल हो जाएगा। नोट करके फ्लोरो एंड bromobenzene does not represent this reaction, but may represent if their ortho
are para position is occupied by माइनस एम ग्रुप। तो आर्थो और क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर इनकी आर्थो या पैरा पोजीशन पर माइनस एम ग्रुप है तो रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर ये ध्यान दो, ये कॉपर है, ये कॉपर। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये Cl, सॉरी यहाँ पर नो रिएक्शन, यहाँ पर ये हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर देखो, NO2 Cl, यहाँ पर Cu, यहाँ पर Cl, यहाँ पर NO2, तो ये Cl, ये Cl, ये Cu। ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, आर्थो और पैरा पोजीशन पर मतलब पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप है जो माइनस एम ग्रुप है, तो रिएक्शन मिल गया। यहाँ पर कुछ नहीं था, रिएक्शन नहीं मिला, ये चीज़ हो गया। तो हम लोग रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन देख रहे थे। अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। यहाँ पर सेकंड पार्ट हो जाएगा, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के कारण, तो यहाँ पर देखें, ये जो हैलोजन है बेंजीन रिंग पर, ये इसके पास लोन पेयर है, ये Cl या कोई भी हैलोजन ले लो लोन पेयर। तो ये लोन पेयर के कारण ये प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप। तो जो प्लस एम ग्रुप होते हैं ये इलेक्ट्रॉन भेजते हैं बेंजीन रिंग में, प्लस एम ग्रुप। सो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये पढ़ाया गया था। यहाँ पर ध्यान दें, ये ऐसी कंडीशन होती है, यहाँ पर प्लस एम ग्रुप, ये सब पढ़ाया गया है। यहाँ पर ये बन जाएगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस। तो ये आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने वाला है, देखो ये इलेक्ट्रॉन भेजेंगे बेंजीन रिंग में, तो यहाँ पर आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, चूंकि मीसोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पर लागू नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तब इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना, तो या तो आर्थो पर अटैक करेगा या तो पैरा पे अटैक करेगा। तो मतलब जो नया सब्स्टिट्यूएंट आएगा आर्थो या पैरा पे आएगा, एक चीज़। और चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम लोग जहाँ लिखते हैं प्लस एम ग्रुप, वहाँ पर लिखते हैं आर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एक चीज़। और साथ में लिखते हैं एंड एक्टिवेटिंग, मतलब ESR रिएक्शन के लिए एक्टिविटी बढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर लिख रहे हैं बट डीएक्टिवेटिंग, यहाँ पर ध्यान दो, बट डीएक्टिवेटिंग। सभी जो प्लस एम ग्रुप होते हैं वहाँ पर एक्टिवेटिंग लिखते हैं, एज ड्यू टू स्ट्रांग माइनस आई इफेक्ट दे डिक्रीजेज नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। तो ध्यान दो,
वैसे तो इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं जिससे आर्थो और पैरा पोजीशन पर, यहाँ पर आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन साथ में ये इलेक्ट्रॉन खींचने की माइनस आई पावर भी इनकी काफ़ी ज़्यादा है। तो माइनस आई पावर काफ़ी ज़्यादा होने के कारण ये नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में कम कर देते हैं, जिससे ये इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने की पॉसिबिलिटी मतलब फिजिबिलिटी यहाँ पर कम हो जाती है। तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है, लेकिन बेंजीन रिंग को की रिएक्टिविटी को ESR के लिए घटा देंगे। यहाँ पर नोट करके ध्यान दो, प्लस एम ग्रुप अगर आपसे काफ़ी दिन बाद चर्चा हो रही पहचानोगे कैसे, तो प्लस एम ग्रुप आपसे अगर कहा जाए तो यहाँ पर हैज लोन पेयर आर नेगेटिव चार्ज। तो जिस किसी पर लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लस एम ग्रुप कहेंगे। यहाँ पर एक्सेप्ट एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप वही काम करते हैं जो प्लस एम ग्रुप करते हैं, लेकिन ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पर प्लस एम ग्रुप जो होते हैं ये सारी चीज़ पीछे पढ़े हो। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग मतलब नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट को आर्थो पैरा पोजीशन पर भेजेंगे। एंड एक्टिवेटिंग और बेंजीन रिंग की क्रियाशीलता को ESR के लिए बढ़ा देते हैं, फॉर ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए क्रियाशीलता को रिएक्टिविटी क्या करेंगे भैया, बढ़ा देंगे। यहाँ पर इसी तरह से अगर देखा जाए माइनस एम ग्रुप, यहाँ पर एक्सेप्ट एक चीज, एक्सेप्ट हेलोजन, हेलोजन FCl BRI, ये माइनस एम ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट डीएक्टिवेटिंग है। ड्यू टू स्ट्रांग माइनस आई इफेक्ट। ये एक पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 1। इसी तरह से माइनस एम ग्रुप देखा जाए, अगर आपसे कहे कि कोई कहे कि हम नहीं जानते क्या है, तो आप सीधे कहेंगे हैज प्लस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। आर मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम like NH3 plus NO2 CN CHO COOH। एक एक्सेप्शन यहाँ पर भी है, एक्सेप्ट CH3, इस माइनस एम ग्रुप है। माइनस एम ग्रुप उसी का उल्टा हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग, एंड डीएक्टिवेटिंग फॉर ESR। ये ध्यान दो, माइनस एम ग्रुप जुड़ेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब खींचेगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और प्लस चार्ज आ जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने के लिए यही मेटा पोजिशन बचेगा, तो यहीं पर अटैक करेगा। तो ये हो गया। खैर चलो अब कुछ रिएक्शन देखते हैं। पहला हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दो भैया, या एक साथ देख लिया जाए। यहाँ पर हैलोजिनेशन Cl, यहाँ पर आप Cl2 Fe Cl3 और डार्क कंडीशन
तो यहाँ पर एक बार आर्थो पर Cl आ जाएगा, एक बार पैरा पे आ जाएगा। एक और चीज़ बता दें कि अगर ऐसा है तो पैरा पोजीशन ही मेजर होता है। यहाँ पर मेजर पूछा जाए क्यों, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कारण आर्थो पर अटैक करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। यहाँ पर रिएक्टिंग स्पेसीज Cl+, ये यहाँ पर ध्यान दिया जाए भैया, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, इसको हेलोजिनेशन कहेंगे। नाइट्रेशन, नाइट्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट SO4। जब भी नाइट्रेशन कहा जाएगा तो आप यही एजेंट लेंगे। यहाँ पर देखो, एक बार NO2 आर्थो पर आ जाएगा, एक बार NO2 पैरा पे आ जाएगा। पैरा वाला मेजर होगा, पैरा वाला मेजर होगा। इन दोनों के रिएक्शन से NO2+ में आएगा, ये NO2+, जिसको आप रिएक्टिंग स्पेसीज, इसका नाम है नाइट्रोनियम आयन। सारी चीज़ भैया पूछा जाता है। अगर पूछा जाए कंसंट्रेट HNO3 किस तरह से कार्य कर रहा है यहाँ पर, तो आप कहेंगे एक्ट्स एज बेस। ये 2 बार पूछा गया है, एक बार CBSE PMT में पूछा गया था, एक बार AIEEE में पूछा गया था। तो कंसंट्रेट HNO3 यहाँ पर बेस की तरह ऐड कर रहा है, चूँकि उससे ज़्यादा स्ट्रांग एसिड यहाँ पर H2SO4 है। यहाँ पर आप फ्यूमिंग H2SO4 ले लेंगे। फ्यूमिंग H2SO4 का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 प्लस SO3, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये Cl आ गया और SO3H आ गया, यहाँ पर Cl आ गया और SO3H आ गया। रिएक्टिंग स्पीसीज की बात किया जाए तो SO3+ हो जाएगा, ये रिएक्टिंग स्पीसीज हो जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ हम आपको और नोट करके बताना चाहेंगे, सल्फोनेशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। एट लो टेम्परेचर ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस पैरा आर्थो प्रोडक्ट मेजर होगा। एट हाई टेम्परेचर ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस पैरा मेजर होगा। ध्यान रखिएगा, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग में हमेशा पैरा मेजर होता है, लेकिन बात सल्फोनेशन की अगर होती है तो सल्फोनेशन में आप ध्यान रखिएगा कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है। टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन में आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि लो टेम्परेचर पर आर्थो प्रोडक्ट मेजर होगा और हाई टेम्परेचर पर पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा। आप लो टेम्परेचर किसको मान रहे हैं, 50 डिग्री सेल्सियस से कम। हाई टेम्परेचर किसको मान रहे हैं, 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा। तो इस चीज़ को आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं। इस चीज़ को भैया ध्यान से आप समझ लेंगे। चलें, तो नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया। यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लिख लेते हैं।
शाफ्ट एल्काइलेशन। यहाँ पर Cl लेंगे, यहाँ पर X ले रहे हैं, एनहाइड्रस AlCl3 ले रहे हैं। एक बार R जुड़ जाएगा आर्थो पोजीशन पर और एक बार R जुड़ जाएगा पैरा पोजीशन पर। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन, यहाँ पर Cl, यहाँ पर CH3COCl, R करके आप CH3COOCO यहाँ पर CH3 ले रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें एनहाइड्रस AlCl3, ये दोनों एसिटाइलेटिंग एजेंट हैं। ये बेटर है ड्यू टू स्लो रिएक्टिविटी के कारण ये बेटर है। ध्यान रखिएगा, लिखने में थोड़ा आसान लगता है इसलिए हम लोग इसको लिख देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगर रिएक्टिंग स्पेसीज, अटैकिंग स्पेसीज क्या है या रिएक्टिंग स्पेसीज क्या है, तो एसिलियम आयन, इसका नाम है एसिलियम आयन, ये अटैक करेगा। तो यहाँ पर ये बांड टूटेगा, ध्यान दो ये, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। अगर ये आप ले रहे हो तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो CH3CO प्लस या यहाँ से CH3CO प्लस, एक बार आर्थो पर और एक बार पैरा पे। ये Cl, यहाँ पर COCH3, ये Cl, यहाँ पर COCH3 हो गया। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन हो गया। अब एक रिएक्शन बच रहा है विद क्लोरल। विद क्लोरल, यहाँ पर ध्यान दें CCl3CHO, ये है क्लोरल। इसका फार्मूला याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है। ये देखें, ये मैं कहना चाह रहा था, ये क्लोरल है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर हम लोग बेंजीन से रेड कराएंगे, तो यहाँ पर बेंजीन के 2 मोल ले रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दें, ऐसे क्लोरोबेंजीन, बेंजीन नहीं, ये हो गया। ये Cl हो गया। ये जो O है इस H के साथ रिएक्ट कर जाएगा और यहाँ पर वाटर निकल रहा है, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेट H2SO4 ले रहे हैं, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो यहाँ पर CCl3CH, ये हो जाएगा DDT।
डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ये भी पावरफुल इंसेक्टिसाइड है। पिछले लेक्चर पे बताया गया था। जो हेलो कंटेनिंग इंसेक्टिसाइड होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, hence take part in मैग्निफिकेशन। तो इसलिए बायो मैग्निफिकेशन में टेक पार्ट करता है। बायो मैग्निफिकेशन में टेक पार्ट करने का मतलब कि फूड चेन में इन्वॉल्व हो जाना। तो ये चीज़ आप जानते रहेंगे भैया, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो पावरफुल इंसेक्टिसाइड है, इसलिए फूड चेन में इन्वॉल्व हो, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये फूड चेन में इन्वॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर एक और बात देख लिया जाए, रिडक्शन। यहाँ पर केवल एक रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट इज रेनी निकल। यहाँ पर 2H मिल जाएगा, ये हाइड्रोजन और HCl हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि रेनी निकल क्या है, तो यहाँ पर भैया निकल एल्युमिनियम एलॉय को NaOH से ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पर NaLO2 निकल पाउडर, ये पाउडर और H2 गैस बन जाएगी। ये H2 गैस हाइड्रोजन गैस है, तो इस निकल पाउडर को आप रेनी निकल कहेंगे। तो ये हो गया, हम लोग हेलोबेंजीन देख रहे थे, हेलोबेंजीन के बारे में पढ़ लिया गया। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे चर्चा करेंगे हेलोफार्म के बारे में। तो आज की